हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लास में। और आज हम हाजिर हैं, जैसा कि जानते हैं संडे और सैटरडे को करंट अफेयर क्लास लेकर आते हैं। और आज संडे को लेकर हाजिर है मेरे भाई 5 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। कहने के लिए मेरे भाई 5 सवाल होते हैं, लेकिन अगर आप हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, काउंट कीजिएगा, तो आपको 30 से 35 जो है करंट अफेयर हो जाता है। पिछले क्लास में हमने पैरा ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, एग्जाम में जितने क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना थी मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किए। और पिछले क्लास में जो शनिवार को चला करंट अफेयर क्लास पैरा ओलंपिक, उसमें सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए। तो उस टॉपिक को, पैरा ओलंपिक टॉपिक को जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम सामने, आपका दरोगा का एग्जाम है और बीपीएससी का एग्जाम है, यह दोनों में जो है करंट अफेयर खूब पूछता है, दबा कर पूछता है। ठीक है मेरे भाई। और करंट अफेयर यह दोनों पोस्टों में आपको रिजल्ट दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। अगर आपका करंट पर पकड़ नहीं है मेरे भाई, तो आपका रिजल्ट आने की संभावना वहां पर कम हो जाती है, क्योंकि मेन उसमें करंट अफेयर ही रोल मुख्य अदा करता है। तो उसे नोट कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले वीडियो को जो भी आएगा वो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, तो मेरे भाई, अगर चाहते हैं अपने माता पिता का सपना पूरा करना, चाहते हैं अपना लक्ष्य हासिल करना, चाहते हैं कि मैं इस बार वर्दी पहनूं, चाहते हैं कि इस बार ग्रुप डी एनटीपीसी एएसएम गुड्स का फाइनल करूं, चाहते हैं कि दरोगा में पीटी में निकालूं, तो एकदम शिद्दत से, एकदम ईमानदारी से पढ़िए और हाथ में नोटबुक और पेन जरूर उठा लीजिएगा। सारे पॉइंट नोट कीजिएगा अच्छे से, ईमानदारी से, और बार बार उसे रिवीजन कीजिएगा। बार उसे रिवीजन कीजिएगा। आपसे आप जो है रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर पढ़िए, अधिक से अधिक आदर्श अकेडमी पर जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि और लोग भी आदर्श अकेडमी से जुड़े और अपना करंट अफेयर जो है मौजूद कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, और पेपर में जाकर जो है क्वेश्चन को धुआं छुड़ा दे मेरे भाई। चलिए, तो शुरू करते हैं। 100% आपका सिलेक्शन होगा, बस आप जो ईमानदारी से मेरे भाई पढ़िए। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने होंगे मेरे भाई। पैर कट जाने के बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह की। तो सोच सकते हैं कि पैर कट जाने के बावजूद भी जब वो फतह कर सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं मेरे भाई। आपके सामने तो सिर्फ एक लक्ष्य है, एनटीपीसी ग्रुप डी, किसी भाई का ग्रुप डी है, किसी का दरोगा है, तो किसी का बीपीएससी है, कुछ नहीं मेरे भाई। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। 100% सफलता मिलेगी, बस आप शिद्दत से, ईमानदारी से पढ़िए, सारे पॉइंट नोट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2021 में कितने राज्यों में चुनाव हुए। देखिए, यहाँ से भी एक दो सवाल मेरे भाई, एक सवाल तो पक्का ही टपकेगा ही टपकेगा। ठीक है, और तो देखिए, आप लोग बताइए सर क्या होगा मेरे भाई। कहता है कि 2021 में कितने राज्यों में चुनाव हुए। ठीक है, तो देखिए, अभी जो चुनाव हुआ है मेरे भाई, टोटल जो है 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। कितने राज्यों में? 2021 में जो चुनाव हुआ वो 5 राज्यों में चुनाव हुआ। ठीक है, अब 5 राज्य कौन कौन है तो लिखिएगा। एक में लिखिए पश्चिम बंगाल, सारे पढ़ना अच्छे से लिखिएगा। क्या बता रहे हैं? एक में बता रहे हैं पश्चिम बंगाल, 2 में लिखिएगा तमिलनाडु, 3 में लिखिएगा केरल, चौथा में लिखिएगा असम, 5वां में लिखिएगा पुडुचेरी। ठीक है, तो 5 राज्य हैं जिसमें चुनाव हुआ। पहला हो गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हो गया केरल, चौथा असम, और 5वां कहाँ हो गया? पुडुचेरी। ठीक है, अगर बात करें इसमें, अगर आपसे पूछे पहला किस राज्य में चुनाव हुआ, नोट कीजिए पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा असम और 5वां हो गया आपका पुडुचेरी। अब देखिए,
यहाँ से पूछेगा कि कितने राज्यों में जो है चुनाव हुआ, वह तो हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि कितने सीटों पर चुनाव हुआ, तो नोट कीजिएगा पश्चिम बंगाल में कितने सीटों पर चुनाव हुआ, लिखिएगा यहाँ पर हुआ 294, 234। सारे पर अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि पश्चिम बंगाल में कितने चरण में चुनाव हुआ, 294 में। और पूछे तमिलनाडु में कितने चरण में हुआ, 234 में। उसके बाद लिखिएगा 140, 126 और 30। ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई। बस एक मोबाइल नंबर याद रखिएगा, 294, 234, 140, 126, 30। क्या याद रखना है, 294, 234, 140, 126 और 30। 1 2 3 4 5 राज्य में चुनाव हुआ, कितने सिटी में हुआ। तो अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिम बंगाल में कितना सीटों पर चुनाव हुआ, तो नोट कीजिए 294 सीटें में। अगर पूछ ले तमिलनाडु में, तो लिखिएगा 234 सीटों पर चुनाव हुआ। अगर पूछ ले केरल में, तो देखिए 140 सीटों में चुनाव हुआ। अगर पूछ ले आसाम में, तो नोट कीजिए 126 सीटों पर। अगर पूछ ले पट्टुचेरी में, तो नोट कीजिएगा पट्टुचेरी में जो है टोटल 30 सीटों पर चुनाव हुआ। यह मेरे पेपर में पूछा जाता है कि हाल ही में तमिलनाडु में चुनाव हुआ, कितने सीटों पर चुनाव हुआ। और आपसे पूछ ले कितने चरण में हुआ, तो नोट कीजिए मेरे भाई। अगर चरण की बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल में लिखिए 8 चरण, और असम किधर है, असम में लिखिए 3 चरण, बाकी बात शाम में 1 चरण। क्या याद रखना है, पश्चिम बंगाल असम में, पश्चिम बंगाल में 8 चरण। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 8 चरण हो गया। आपका असम में 3 चरण, बाकी बात बच गया, उसमें केरल बच गया, तमिलनाडु बच गया, पट्टुचेरी, उसम में 21 चरण। क्या चरण, 21 चरण। तो अगर आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल कितने सीटों पर चुनाव हुआ मेरे भाई, 294 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने चरण में हुआ, 8 चरणों में हुआ। तमिलनाडु 234 सीटों पर चुनाव हुआ था, कितना चरणों में, 1 चरण में चुनाव हुआ। केरला में पूछेगा 140 सीटों पर चुनाव हुआ, कितने चरणों में, 1 चरण में। असम में टोटल 126 सीटों पर ही चुनाव हो पाया, उसमें कितना चरण में, 3 चरण में। बात करते हैं पट्टुचेरी, तो यहाँ पे जो है 3 चरण में चुनाव हुआ, और 30 सीटों के लिए चुनाव हुआ, 30 सीटों पर, और कितना, 1 चरणों में। तो यह मेरे भाई जो है ना पूछता है एग्जाम में कि कितने चरणों में चुनाव हुआ, किस किस राज्य में चुनाव हुआ। बस मोबाइल नंबर याद रखिए, 10 नंबर यहाँ 12 नंबर का मोबाइल है, 3 3 6 9। ठीक है, 3 6 9 10 11 12 13 14 का नंबर है। बस याद रखना 294, 234, 140, 126, 30। बस सिंपल सी बात है, 294, 234, 140, 126, 30। बस याद हो गया, 294, 234, 140, 126, 30 को बस हो गया, मोबाइल नंबर याद हो गया। बस ऊपर से याद रखना पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पट्टुचेरी, बस बैठा दीजिए। पश्चिम बंगाल 8 चरण में, असम 3 चरण में, बाकी बस सारा 1 चरण में मेरे भाई। तो चलिए नोट कर लीजिए, और यहाँ से मेरे भाई परीक्षा में 100% जो है टपकने की गारंटी है। तो चलिए नोट की फटाफटी से जो है नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति कितने हेक्टेयर जो है वन। इसका आंसर फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रति हेक्टेयर जो है वन पूछा कि कितना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में भी सवाल पूछता है। अभी भी नोट कीजिएगा, अभी जो है वैश्विक वन नीति जो है 2020 जो है घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया गया। ठीक है, इस घोषणा किया गया। अगर यह जो जारी किया गया, लिखिएगा कौन जारी किया, तो नोट कीजिएगा संयुक्त राष्ट्र कौन जारी किया, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अगर आपसे पूछे कि यह जो रिपोर्ट जारी किया गया 2020 कौन जारी किया, तो कौन जारी किया, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया। कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया। ठीक है,
और इसके तहत जो है प्रति व्यक्ति लिखिए, प्रति व्यक्ति जो वन जो आंकी किया गया 0.52 हेक्टेयर कहा गया कि प्रति व्यक्ति जो वन है वो 0 कितना है 52 हेक्टेयर ही जो है वन है। चलिए, तो आपका आंसर तो निकल गया होगा। आंसर क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अच्छे से सारे को नोट कीजिएगा मेरे भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है कि वैश्विक जो रिपोर्ट वन आया उसमें किसने जारी किया। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया गया। 2000 वैश्विक वन नीति 2020 जारी हुआ। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना दिया गया, 0.52 हेक्टेयर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में कुल, अगर पूछ ले कि विश्व में कुल वन क्षेत्र कितना परसेंट है, तो लिखिएगा 4.6 बिलियन हेक्टेयर। 4.06 जो है बिलियन हेक्टेयर पर है। लिखिएगा, जो कुल भूमि का कितना है 31% है। इतना जो हेक्टेयर है पूरे विश्व में वो कुल भूमि का कितना परसेंट है, 31% है। ठीक है, सारे पर नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में कितने प्रतिशत उष्णकटिबंधीय वन, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में कुल कितने उष्णकटिबंधीय वन, यहाँ से परीक्षा में पूछता है कि विश्व में कुल कितने परसेंट जो है उष्णकटिबंधीय वन है मेरे भाई। ठीक है, तो कितना परसेंट है, तो लिखिएगा यह है मेरे भाई 46%। कितना परसेंट है, 46%। 46 नहीं 45 है लगभग। कितना परसेंट है, 45% है। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 45% उष्णकटिबंधीय वन है, कुल भूमि के 31% ही वन है, और 4.6 बिलियन जो है पूरे वन है अभी तक, और प्रति व्यक्ति पर जो है 0.5 हेक्टेयर जो है आता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जो है जारी किया गया। चलिए नोट कीजिए, देखते हैं इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट। सारे पॉइंट लिखिए, परीक्षा दृष्टि से एकदम मेरे भाई जहर सवाल है। चलिए, अगर पूछ ले विश्व में जो है कुल वन जो क्षेत्र है, विश्व में जितने भी वन क्षेत्र है, तो लिखिएगा विश्व में कुल वन क्षेत्र के मामले में, देखिए 1 नंबर पर स्थान किसका है, 1 नंबर पर स्थान है किसका, रूस का है। 1 नंबर पर किसका हो गया, रूस का। 2 नंबर पर है ब्राजील। कौन है 2 नंबर पर मेरे भाई, ब्राजील। 3 नंबर पर कौन है, कनाडा। विश्व में जो वन है उसमें सर्वाधिक वन जो है रूस में, दूसरे में ब्राजील है, तीसरे नंबर पर कनाडा। अगर पूछ ले भारत का, तो लिखिएगा भारत जो है वह 10वां स्थान है। कितना स्थान है, 10वां स्थान है। कुल भूमि पर जो वन है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें आपसे कि राज्यों में अगर वनों पूछ ले कि राज्यों में जो वन है वह सबसे अधिक किस राज्य में है, तो देखिएगा राज्यों में सबसे अधिक जो होता है वो कहाँ मेरे भाई, पहला तो हो गया मध्य प्रदेश में, पहला हो जाएगा कहाँ, एमपी में, और दूसरा हो जाएगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश। पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश और दूसरा सबसे अधिक वन कहाँ हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। लेकिन अगर आपसे प्रतिशत में पूछ देगा तो 1 नंबर पर तो हो जाएगा मिजोरम। कौन हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन के मामले में मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन प्रतिशत में
पहला स्थान पर मिजोरम है और दूसरे स्थान पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ से परीक्षा में जो है टपकता है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर लिख लीजिए मेघालय। अगर पूछ ले मेघालय, कभी कभी पूछ लेता है, पहला ऑप्शन नहीं देगा, 3-4 ऑप्शन देगा, उसमें से प्रथम पूछ लेगा। तो सबसे ज्यादा रूस हो गया, ब्राजील दूसरा, तीसरा कनाडा, भारत का स्थान विश्व में 10वां, राज्यों में सबसे अधिक मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, प्रतिशत में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो चलिए ये था मेरे भाई इससे रिलेटेड अन्य पॉइंट। चलिए सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन देखिए। यह जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है 90% बच्चे जो है मेरे भाई अगर ठीक से नहीं पढ़े तो फंसेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत को विकास में सहयोग के लिए समझौता हुआ है किसके बीच। तो देखिए पहला तो बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय है। अब कहेगा भारत और जापान, तो अधिकतर भारत जापान मारेगा। जनजाति मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट कहेगा जनजाति, इसमें कहाँ से आ जाएगा। यहाँ कहेगा बंदरगाह तो है, इसमें संस्कृति कला आएगा, ठीक है। और तीसरा है क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक के साथ, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा बताइए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसका। कहता है कि हाल ही में जो लोथल राष्ट्रीय समुद्री विकास के लिए, ठीक है, लोथल जो है राष्ट्रीय समुद्री विकास के लिए जो है समझौता किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ। तो नोट कीजिएगा जो समझौता हुआ मेरे भाई यहाँ पर हुआ किसके बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। ध्यान रखिएगा बंदरगाह और संस्कृति मंत्रालय के बीच हुआ। अधिकतर इसमें बच्चे नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई कि भारत और जापान के बीच जो समझौता हुआ था वो किसके हुआ, तो लिखिएगा सतत शहरी जो है विकास के लिए, सतत शहरी विकास के लिए जो है अगर आपसे पूछे कि सतत शहरी विकास के लिए किसके साथ समझौता हुआ, तो भारत और जापान के बीच हुआ। अगर पूछ ले क्लाइमेक्स मैक्स कंपनी और फेसबुक के साथ, यह जो समझौता कहा यह दोनों मिलके कि भारत में, लिखिएगा भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा, 100% कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 100% जो है, तो क्या कर रहा है भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है क्लीनमैक्स कंपनी और फेसबुक के साथ जो है समझौता हुआ। कितना परसेंट, भारत में 100% लिखिएगा, 100% नवीकरणीय ऊर्जा को, ठीक है, बढ़ावा देने या 100% या जो है लक्ष्य की प्राप्ति या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछ दे कि हाल ही में जनजाति मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच जो समझौता हुआ है, यह दोनों के बीच जो समझौता हुआ है वो किसके लिए समझौता हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा यह जो समझौता हुआ है जनजातीय स्कूल में, लिखिएगा इसके लिए समझौता हुआ। तो जनजातीय स्कूल में, ठीक है, जनजातीय स्कूल में क्या होगा मेरे भाई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए नोट कीजिएगा कि जनजातीय स्कूल में जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए जनजातीय मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच जो है समझौता हुआ है, ठीक है। तो चलिए सारे पर नोट कीजिए। इससे पॉइंट और जो देखते हैं जो परीक्षा दृष्टि से मेरे भाई एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए नोट कीजिए तो फटाफट यह सारे पॉइंट। चलिए मेरे भाई, अगर आपसे पूछ ले, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि सौर ऊर्जा में सहयोग
सहयोग के लिए जो भारत जो किसके साथ समझौता किया, तो लिखिएगा यह समझौता हुआ भारत प्लस उज्बेकिस्तान, किसके भी समझौता हुआ, भारत उज्बेकिस्तान के भी समझौता हुआ सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए, सौर ऊर्जा बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, एक पॉइंट छूट गया था, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चौथा क्वेश्चन सामने मेरे भाई, बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। पता हाल ही में किस जिले में, बिहार के किस जिले में पोटास के भंडार जो है मिला है, कहा कि पोटास जो है बृहद पैमाने पर मिला गया है और भारत सरकार जो है इसे जो है हरी झंडी दे दिया है खनने के लिए। ठीक है, खनन शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। तो देखिए यह जो मिला है गया और औरंगाबाद, कहाँ, गया औरंगाबाद, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि रोहतास में, लिखिएगा रोहतास में निकेल के भंडार मिला है, किसका, निकेल का भंडार मिला है और यहाँ भी जो है खनन जो है तीनों स्थान पर खनन जो है बहुत जल्द जो है शुरू होने वाले है और काफी जो है विशाल भंडार काफी मात्रा में जो है यहाँ खोजा गया। लेकिन अगर, चलिए तो हो गया आपका, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में बिहार द्वारा किस खिलाड़ी को, नोट कीजिएगा, किस खिलाड़ी को बिहार रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है। देख तो लिखिए प्रमोद भगत, कौन है, पहला लिखिए प्रमोद भगत, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा, हमारे परीक्षा से एकदम जहर सवाल है। और दूसरा लिखिए कौन है, शरद कुमार। ठीक है, तो बिहार सरकार घोषणा किया है इसे खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, पहला प्रमोद भगत को और दूसरा क्या हो जाएगा, शरद कुमार को। बिहार खेल रत्न पुरस्कार, बिहार खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिहार खेल रत्न पुरस्कार। अगर आपसे पूछे कि पहला महिला कमांडो, मतलब बिहार में जो है महिला कमांडो बनाया गया है और बिहार जो है पहली बार महिला कमांडो बनाने वाली पहला राज्य बन गया, तो नोट कीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि महिला कमांडो, ठीक है, फोर्स बनाने वाला पहला राज्य कौन बना मेरे भाई, तो लिखिएगा कि महिला कमांडो फोर्स बनाने वाला पहला राज्य बन गया कौन, बिहार। यहाँ पर महिला जो है कमांडो फोर्स है। ठीक है, कहाँ, बिहार में। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए, देखते हैं कि आप 2 पॉइंट और इससे रिलेटेड, चलिए नोट कीजिए। तो देखिए मेरे भाई, बात करते हैं रामसर साइट पे। देखिए रामसर साइट पिछले क्लास में बताया था, टोटल जो है भारत का 42 जो है स्थान आर्द्र भूमि को जो है रामसर साइट में रखा गया, लेकिन हाल ही में लिखिएगा 4 को, ठीक है, लेकिन हाल ही में जो है लगभग 1 सप्ताह पहले का न्यूज है कि हाल ही में लिखिएगा 4 भारतीय आर्द्र भूमि को शामिल किया गया, नोट कर लीजिएगा, आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने, 4 गो को जो है शामिल किया गया। ठीक है, कितने को शामिल किया गया है, 4 गो के जो है हाल ही में शामिल किया गया है। अब 4 कौन कौन है, तो लिखिएगा, पहला जो है हरियाणा राज्य का जो है 2 गो रामसर साइट में शामिल किया गया है। कितना, हरियाणा राज्य का 2 को जो है रामसर साइट में शामिल हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा हरियाणा का 2 शामिल हुआ है। एक तो लिखिए पहला में कौन है, लिखिएगा भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, पहला क्या हो जाएगा, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा कौन मेरे भाई, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पहला लिखिए। तो क्या कर रहे थे मेरे भाई, रामसर साइट में जो है पहले से स्थान था, अब 4 नए शामिल को जो है 4 को नए शामिल किया गया। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यह कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। दूसरा लिखिएगा सुल्तानपुर
राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन हो जाएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में आर्द्र भूमि में शामिल, पूछेगा भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो नोट कीजिएगा सुल्तानपुर तो मार दीजिएगा। याद रहता है हमें टाइम कि सुल्तानपुर जो है हरियाणा का है, लेकिन पूछेगा कि भिंडवास जो है ये आपका हरियाणा का है, तो नोट कीजिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है अरेंज करके पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाख लिखिएगा, गुजरात का भी 2 स्थान जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। कितना स्थान शामिल किया गया है? 2 को शामिल किया गया। एगो लिखिए थोल झील, एगो कौन है? पहला लिखिए थोल झील, थोल झील अभयारण्य। पहला क्या हो गया? थोल झील। पहला क्या हो गया? थोल झील जो है अभयारण्य, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य लिख लीजिएगा, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। तो गुजरात में पहला हो गया थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, और दूसरा गुजरात में कौन हो जाएगा? तो लिखिएगा बाधवाना। ठीक है, लिखिए बाधवाना वेटलैंड, बाधवाना वेटलैंड। तो आपसे पूछेगा गुजरात के कितने स्थानों को विश्व आर्द्र भूमि सूची के रूप में आर्द्र रामसर साइट में शामिल किया गया? कितने आर्द्र भूमि को? तो 2 को। पहला कौन हो जाएगा? थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा कौन हो जाएगा? बाधवाना वेटलैंड हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं हरियाणा में, तो पहला तो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोनों शामिल किया गया है। तो चलिए, तो अल्ट्रा संख्या जो हो जाएगा, पहले 42 था और 4 को जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? नया जो डाटा आएगा उसमें 46 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो सर पर नोट कर लीजिए, ये था इस क्वेश्चन से आए पॉइंट। देखते हैं सवाल 5वां। चलिए, लास्ट सवाल क्या कहता है मेरे भाई? कहता है विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए, तो फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। ठीक है। बात करें हिमंत विश्वा शर्मा, तो लिखिएगा इसे जो है, इन्हें जो है विश्व बैडमिंटन परिषद के लिए चुना गया। ठीक है। विश्व बैडमिंटन परिषद के लिए जो है चुना गया। ठीक है। बात करते हैं रणजीत सिंह देसाले, तो आपका आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह देसाले। कब से रहेंगे या लिखिएगा कि रणजीत सिंह देसाले जो है लिखिएगा जून 2024 तक पद पर रहेंगे। रणजीत सिंह देसाले कहाँ के रहने वाले हैं? लिखिएगा महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं रणजीत सिंह देसाले, जिसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार भी दिया गया है। इन्हें लिखिएगा, इन्हें जो है ग्लोबल टीचर अवार्ड, ठीक है, 2020 भी जो है इन्हीं को दिया गया। सारे पर नोट करिएगा मेरे भाई, परीक्षा दृष्टि से एकदम मेरे भाई जहर सवाल है, एक भी सवाल छोड़ने वाला नहीं है। तो विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार हो गया रणजीत सिंह देसाले, जून 2024 तक रहेंगे। ठीक है। कहाँ के? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें रितन बत्रा का, लिखिएगा भारतीय जो है हॉकी महासंघ का भी अध्यक्ष है। भारतीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? रितन बत्रा। रितन बत्रा क्या है? तो लिखिएगा यह अभी है भारतीय क्या है हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। भारतीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? रितन बत्रा। अंतरराष्ट्रीय है यह। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन हो गया? नरेंद्र बत्रा। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? नरेंद्र बत्रा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और हिमंत बिस्वा शर्मा जो है अभी असम के मुख्यमंत्री भी हैं वर्तमान में। चलिए, बात करते हैं नौरा आलम तरोगी को। यह क्या है मेरे भाई? तो लिखिएगा कि नौरा आलम जो तरोगी है, पढ़ो तो यार है कहाँ के रहने वाली है?
यह जो बनी है, यह हाल ही में जो लिखिएगा यूएई, लिखिएगा यूएई के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, पहली यूएई के पहली महिला क्या बनी है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष बनी है, कौन बनी है, नौरा आलम जो है तरोगी, यूएई, देखिएगा यूएई की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री बनी है, अंतरिक्ष में जाने के लिए वो कौन बनी है, तो उसका नाम है नौरा आलम तरोगी। ठीक है, नरेंद्र बत्रा के बाद राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ का अध्यक्ष है, अजय सिंह देसाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जून 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। और यह जो है अभी विश्व शिक्षा सलाहकार है, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार है और ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो विश्व बैडमिंटन परिषद के लिए अभी जो चुने गए हैं और असम के मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अभी विश्व व्यापार संगठन का निदेशक कौन है, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष अभी कौन है, तो लिखिएगा कौन है, नागोजी ओंकालेजा, कौन है, नाकोजी, लिखिएगा नाकोजी ओंकोजो एबिएला, बेजा एबिएला। ठीक है, तो यह है अभी विश्व व्यापार संगठन का कौन है, नागोजी अंकाबेजा एबिएला। ठीक है, यह अभी विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष है और महिला है। ठीक है, तो यह था मेरे भाई आज का मोस्ट 5 इंपोर्टेंट करंट अफेयर सवाल। सुनने के लिए मेरे भाई कहने के 5 करंट अफेयर है, लेकिन काउंट किए होंगे तो लगभग आपका जो है 30 से 35 सवाल होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण सवाल था मेरे भाई। सारे जितने भी पॉइंट लिखा है ये सारे पॉइंट परीक्षा में जो है पूछा जाता है। ठीक है, और पूछने की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के एग्जाम में आपका 100% यहाँ से टपकेगा। ठीक है, यूपीएससी हो गया, आपका दरोगा हो गया, यहाँ से 100% सवाल मेरे भाई टपकेगा। तो मेरे भाई आज की क्लास अगर अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।